तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि कोई भी मुजरिम चाहे जितना जहीन दिमागी हो, चाहे बचने की जितनी टेक्निक लगा ले, पुलिस के कानून के हाथ से कभी भाग नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए, हो सकता है कई साल लग जाए, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कानून उस मुजरिम को पकड़ने पे आ जाए और कायदे से सही तरीके से पकड़ने की कोशिश करे तो इस बात की 99.99% गारंटी है वो मुजरिम फिर पकड़ा जरूर जाएगा। और आज जिस घटना की, जिस सच्ची कहानी की मैं बात करूंगा, इस कहानी में भी पुलिस ने जिस हिसाब से एक ऐसा अपराधी जो दो देशों में रह सकता था, कभी हिंदुस्तान चला जा सकता था, कभी दूसरे देश जा सकता था, इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे पकड़ा। बल्कि वो आदमी इतना दिमागी था कि उसने अपने बचाव में जितनी चीज़ें की थी कि शायद एक बार इतनी चीज़ें करने के बाद किसी इंसान को पकड़ना एक तरह से नामुमकिन सा हो जाता है। आज की कहानी नेपाल से शुरू होती है, कायदे से कहें तो हिंदुस्तान से शुरू होती है और इसके तार नेपाल तक जाते हैं और नेपाल से इसके तार फिर लौट के हिंदुस्तान में अलग अलग ज़िलों में आते हैं, कायदे से कहें तो अलग अलग प्रदेशों में आते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा। कहानी चंडीगढ़ की है। कहानी इसी साल के इसी महीने की 10 या 12 तारीख की है। दरअसल इसी चंडीगढ़ में एक होटल था जिसका नाम था कमॉन INN होटल। ये होटल किशनगढ़ में था। इस होटल में 10 फरवरी, कायदे से कहें तो 10 मार्च, माफ़ कीजिएगा, 10 मार्च को होटल का जो मैनेजर था वो पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद बेहद घबराई आवाज़ में बोलता है कि सर जल्दी से आ जाइए, मेरे होटल में एक मर्डर हुआ है और शायद अभी भी लड़की बच सकती है, लड़की के गले पे चाकू लगा है, आप जल्दी से आ जाइए चूँकि हम लोग बहुत घबरा रहे हैं और आप पूरे की पूरे उस स्थिति को आप संभालिए, चूँकि होटल का मामला है, अगर ये मामला बाहर गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, कोई हमारे होटल में रुकेगा भी नहीं। अब पुलिस के पास ऐसा फ़ोन आया। पुलिस भी जब ऐसी बात सुनती है तो फ़ौरन हरकत में आती है, तुरंत भाग के उस होटल पे जाती है। जाने के बाद देखती है कि कमरे में एक 19 साल की लड़की मरी पड़ी है, उसकी गर्दन पे चाकू लगा है, पूरे फर्श पे खून बिखरा पड़ा है। लड़की की उम्र ज़्यादा थी नहीं, 19-20 साल लग रहा था। अब ये लड़की कौन थी, इसे किसने मारा, ये सारे सवाल अब पुलिस वालों को सुलझाने थे। बहरहाल ये लड़की कौन थी ये बात जानना तो बड़ा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि अगर होटल में चेक इन किया था तो उसकी डिटेल होटल वालों ने ली होगी। इसीलिए जो पुलिस वाले थे फ़ौरन मैनेजर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि इस लड़की की जितनी भी डिटेल है वो सारी चीज़ें आप हमें ला के दो। मैनेजर फ़ौरन जाता है, अपनी डायरी उठाता है, इस लड़की का नाम और जो कुछ डॉक्यूमेंट लिया गया था वो सारी चीज़ें लाता है, ला के देता है। और लड़की का नाम जब पुलिस वाले पढ़ते हैं तो लड़की का नाम क्रिस्टल लोहानी, उम्र 19 साल थी। लड़की नेपाल की रहने वाली थी और यहाँ पे अपने नेपाली पति जिसका नाम आशीष था उसके साथ रहने आई थी। यानी ये दोनों लोग नेपाल के थे, नेपाल से यहाँ आए थे, इसी होटल में रुके थे। रुकने के बाद जो लड़का था वो कहीं चला गया और लड़की कमरे में मरी पड़ी थी। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो जो शक की सुई है फ़ौरन उस लड़के आशीष के ऊपर जाएगी। पुलिस वाले भी यही सोचते हैं कि अगर लड़का जो है वो गायब है, लड़की कमरे में मरी पड़ी है, तो जाहिर सी बात है जो मारने वाला है वो यही लड़का है। लेकिन अब एक दिक्कत थी, अगर ये लड़का इतने वक्त में नेपाल निकल गया होगा, अब नेपाल जाने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अगर किसी भी रास्ते से वो नेपाल चला गया या फिर यही हिंदुस्तान में कहीं छुप गया और बाद में नेपाल गया तो शायद ये केस अनसुलझा रह जाएगा, एक मुजरिम यहाँ से भाग जाएगा। अब पुलिस वाले फ़ौरन ही आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू करते हैं, आसपास लोगों में पूछताछ करते हैं, जो भी फ़ोटो CCTV वगैरह उस लड़के का मिला था जो होटल में लगा था उन सारी चीज़ों को निकालते हैं, फ़ोटो वगैरह सर्कुलेट करते हैं। पूरे के पूरे चंडीगढ़ में उसके फ़ोटो को अलग अलग पुलिस स्टेशन पे, अलग अलग चेक पोस्ट पे वायरल करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि वो लड़का किसी भी चेक पोस्ट से कहीं गुजरा ही नहीं था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका और दिमाग ख़राब। एक लड़का जो कातिल भी है वो नेपाल का रहने वाला है, हो सकता है नेपाल ज़रूर भाग के जाए। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये लड़का पूरे चंडीगढ़ के किसी भी चेक पोस्ट से गुजरा ही नहीं।
अब ऐसी बात जब होती है तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा हायर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है। लिहाजा फ़ौरन इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। क्राइम ब्रांच 3 अलग अलग टीम बनाती है। बनाने के बाद अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एंगल पे छानबीन शुरू करती हैं। अलग अलग जगहों पे नाकाबंदी करती हैं, अलग अलग तरीके से पूछताछ करती हैं। तो सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में, सारी जांच पड़ताल में जो क्राइम ब्रांच की मेहनत थी वो रंग लाती है और ये लड़का एक जगह से गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तार होने के बाद पुलिस क्राइम ब्रांच इस लड़के से जब पूछताछ करती है तो अंत में ये लड़का जो था ये टूटता है और टूटने के बाद अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। और ये कहानी जब सुना रहा था तो शुरू से अंत तक इस कहानी में इतने लूप होल्स थे, कायदे से कहें तो इतनी गंदगी थी, इतनी चरित्रहीनता थी कि शायद किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस कहानी पे क्या रिएक्शन दें। दरअसल आशीष लोहानी जब बचपन में छोटा था तो इसके माँ बाप एक लड़की को गोद लेते हैं। लड़की का नाम क्रिस्टल था। लड़की छोटी सी थी, उसके माँ बाप नहीं थे, बेहद खूबसूरत थी। आती है, आने के बाद इसी आशीष के परिवार में रहने लगती है। परिवार में रहते रहते धीरे धीरे इसी परिवार को अपना लेती है। आशीष के माँ को माँ कहती, आशीष के पिता को पिता कहती, आशीष को भैया बोलती। लेकिन इसके विपरीत जैसे जैसे क्रिस्टल बड़ी हो रही थी, जो आशीष था इस क्रिस्टल पे गलत नज़र रखने लगता है। क्रिस्टल अभी छोटी थी, आशीष क्रिस्टल से लगभग 10 साल बड़ा था। यानी जब क्रिस्टल 12 साल की हुई तो आशीष 22 साल का हुआ। जब क्रिस्टल 15 साल की हुई तो आशीष जो था 25 साल का हुआ। आशीष इस क्रिस्टल पे डोरे डालना शुरू करता है और शुरू से ही इसे अपने प्यार में बहलाना फुसलाना चालू कर देता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ आशीष जो था इस क्रिस्टल की केयर करना, सारी चीज़ें करना धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ाने लगता है। अब क्रिस्टल भी ये चीज़ जब नोटिस करती है कि जो आशीष है उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा है, उसको बहुत प्यार कर रहा है, तो क्रिस्टल में ज़्यादा दिमाग नहीं था, शायद इन सब चीज़ों को नहीं समझती थी। क्रिस्टल आशीष के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों अब एक ही छत के नीचे भाई बहन कायदे से होते हुए, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं अगर उस घर में कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है तो उस लड़के से या फिर उस लड़की से आपके भाई बहन वाला ही संबंध होना चाहिए। अगर उम्र में बड़ा है तो हो सकता है चाचा या फिर कोई और संबंध होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्रिस्टल का उस लड़के से भाई बहन वाला संबंध तो था, लेकिन ये संबंध सिर्फ पर्दे के आगे था। दिन भर ये दोनों भाई बहन जैसा रूप रखते और जब अकेले पाते तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर पति पत्नी वाला रूप रखते। धीरे धीरे वक्त गुजरा और कहते हैं कि इश्क और मुस्क ज़्यादा छिपता नहीं। वक्त गुजरा, धीरे धीरे इन दोनों का प्यार जो था परवान चढ़ा। तो जब प्यार परवान चढ़ने लगा तो इस बात की जो भनक थी आशीष के माँ बाप को लग जाती है। अब माँ बाप देखते हैं कि उसका जो बेटा है उसकी ही गोद ली बेटी, यानी कायदे से कहें तो उसकी ही सौतेली बहन से इस तरह से नाजायज़ संबंध रख रहा है। क्रिस्टल अभी 18 साल की पूरी भी नहीं हुई है, बेटा पूरा बालिग है, समझदार है, उसके बाद भी ऐसी गलती कर रहा है। तो इस बात पे जो आशीष के पिता थे वो बेहद गुस्सा होते हैं, आशीष को बुरा भला कहते हैं। लेकिन आशीष पे एक तरह से प्यार का भूत सवार था। क्रिस्टल भी कहीं ना कहीं प्यार में पागल थी। तो जब देखते हैं कि माँ बाप इस रिश्ते के कायदे से कहें पक्ष में नहीं है तो आशीष और क्रिस्टल उस घर को छोड़ते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद वही नेपाल में एक अलग जगह किराए के कमरे पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा, धीरे धीरे हालात सुधरा, क्रिस्टल भी बड़ी हुई, आशीष भी थोड़ा सा और बड़ा हुआ। और जैसे ही क्रिस्टल 18 पार हुई और शायद इसी वक्त का इन दोनों को इंतज़ार था, फ़ौरन ही ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब शादी करते हैं, शादी करने के बाद कायदे से कहें तो किसी और देश में जाने की परमिशन भी मिल गई। इधर नेपाल में इनके रिश्ते को, इनके नातों को बहुत गलत तरीके से देखा भी जा रहा था। तो इन्हें लगता है कि क्यों ना अब नेपाल छोड़ते हैं, कहीं दूसरे देश चलते हैं। और हर नेपाली का जो दूसरा देश होता है या फिर दूसरा घर होता है वो हिंदुस्तान ही होता है। तो क्यों ना हम लोग हिंदुस्तान चलें, हिंदुस्तान में रहेंगे, बढ़िया कमाएंगे खाएंगे, वहाँ का पैसा भी ज़्यादा है, वहाँ की चीज़ें भी सस्ती हैं, यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। तो अगर हिंदुस्तान चलेंगे तो कोई हमारे ऊपर डाउट भी नहीं करेगा, कोई हमसे मतलब भी नहीं रहेगा, हम वहीं पे कमाएंगे खाएंगे, बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी प्लान के साथ दोनों हिंदुस्तान आते हैं
और ये प्लान इनका बनता है साल 2022 के अक्टूबर महीने में। हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान में चंडीगढ़ पहुंचते हैं और वहीं पे एक जगह लगती है मनी बाजरा, और वहीं पे एक जगह है पिपली वाला टाउन। इसी पिपली वाला टाउन में ये लोग किराए का मकान लेते हैं। लेने के बाद रहने लगते हैं। लेकिन एक आदमी जो अपनी पत्नी के साथ आया है, एक दूसरे देश आया है, तो कायदे से रोजी रोटी का भी जुगाड़ करना है। तो रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए अब ये लोग अलग अलग जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अलग अलग जगह पे नौकरी मांगते हैं, काम धंधा करने की कोशिश करते हैं, और अंत में जो आशीष था उसे एक नाइट क्लब में जॉब मिल जाती है। अब नाइट क्लब में जॉब मिली, एक आध महीने सैलरी इन्होंने लिया। तब इन्हें लगता है कि शायद ये जो सैलरी है कायदे से इससे घर खर्च ठीक तरीके से चल नहीं रहा है। अब चंडीगढ़ शहर थोड़ा सा महंगा भी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ी सी इनकम, थोड़ी सी आमदनी जो है और बढ़ जाए। अब जो आशीष था वो तो अपनी फुल ड्यूटी कर रहा था, तो कायदे से अब कमाने की जो बारी थी ये क्रिस्टल की थी। क्रिस्टल भी एक स्पा में जाती है, जाने के बाद वहाँ काम करती है। काम करने के बाद अब दोनों के पास अच्छे खासे पैसे आने लगे, दोनों के घर खर्च और बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक चलने लगी। वक्त गुजरा, पैसे जब काफ़ी हो गए तो ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियायती जीवन जीने लगे। लेकिन इस पैसे के साथ एक दिक्कत और आई, और वो ये थी कि इन दोनों के पास एक दूसरे से मिलने के लिए ही टाइम नहीं था। जब आशीष की ड्यूटी होती तो क्रिस्टल घर पे रहती, जब क्रिस्टल की ड्यूटी होती तो आशीष घर पे रहता। यानी कायदे से कहें तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा समय बिता ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और जो ये आशीष था, इसी मोहल्ले में कायदे से कहें इसी पिपली वाला टाउन की एक बिल्डिंग में रहने वाली लड़की, जिसकी उम्र भी महज 18 साल थी, उसको देख लेता है। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत। अब आशीष ये चीज़ देखता है तो उसका दिल इस लड़की पे आ जाता है। इस लड़की से ये बात करने की कोशिश करता है, लड़की भी सामने से रिस्पॉन्स दे देती है। अब लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद अब धीरे धीरे आशीष जो था उस लड़की को कायदे से कहें तो अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, और इसका जो प्लान था ये प्लान भी कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। और ये 18 साल की जो लड़की थी इस आशीष को अपना दिल दे बैठती है। अब इसी मोहल्ले की इसी बिल्डिंग में इसकी पत्नी भी है, इसी मोहल्ले की इसी बिल्डिंग में इसकी प्रेमिका भी है। तो एक ही जगह पे दो दो लड़कियों को रखना इसके लिए कायदे से मुश्किल हो रहा था। अब क्रिस्टल से ये काफ़ी टाइम से इंगेज था, इसकी शादी वगैरह हो चुकी थी, सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी थी। तो कायदे से अब इसकी जो रुचि थी क्रिस्टल से हट के इस दूसरी लड़की पे आ जाती है। अब इसे पता था कि अगर ये बात क्रिस्टल को पता चलेगी तो क्रिस्टल फालतू में ड्रामा करेगी, तो क्यों ना क्रिस्टल को बिना बताए नेपाल भाग लेते हैं। इस लड़की को अपने साथ ये लेता है, इंतज़ार करता है कि क्रिस्टल जो है अपने काम पे स्पा जाए। और जैसे ही ये क्रिस्टल स्पा जाती है, फ़ौरन जो आशीष था इस लड़की को अपने साथ लेके नेपाल भागने लगता है। अब जो आशीष था ये तो नेपाल का निवासी था, इसके पास नेपाल की कागजात, उस वहाँ के डॉक्यूमेंट था। लेकिन ये जो लड़की थी महज 18 साल की थी, और किसी दूसरे देश में किसी लड़की को अकेले जाने की अनुमति हमारे हिंदुस्तान का संविधान नहीं देता। अगर किसी लड़के के साथ जा रही है तो कायदे से वो लड़का इसका पति होना चाहिए या फिर कोई संबंधी होना चाहिए। क्योंकि बिना संबंध के किसी लड़की को अकेले भेजना किसी लड़के के साथ, ये शायद हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के कहीं ना कहीं खिलाफ है। अब जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जाहिर सी बात है इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गोरखपुर का रास्ता चुना था। तो इस बात की भनक गोरखपुर पुलिस को लग जाती है कि गोरखपुर से एक ऐसा कपल जा रहा है जिसकी लड़की महज 18 साल की है, लड़का 28 साल का है, और दोनों अलग अलग देश के हैं। पुलिस जैसे ही ये खबर सुनती है उसे फ़ौरन अजीब लगता है कि क्यों ना पूछताछ की जाए। पुलिस वाले आशीष को और उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाते हैं पूछताछ के लिए। तो आशीष जो था उस लड़की को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। भागने के बाद 8 मार्च, कायदे से कहें तो 7 मार्च साल 2023 को चंडीगढ़ वापस पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने घर पे जाता है, इस उम्मीद में कि जो उसकी पत्नी क्रिस्टल है वहाँ पे होगी, देखेगी, गुस्सा करेगी, लड़ेगी, चिल्लाएगी। अब ताला था तो ताला खोलता है, खोलने के बाद अंदर जाता है, आराम करता है, इस इंतज़ार में कि शायद उसकी पत्नी जो है अभी काम से लौटेगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कि धीरे धीरे वक्त जब गुजरता जा रहा था,
शाम हुई, शाम से रात हुई, अगला दिन बीत गया। जो क्रिस्टल थी वो लौट के आई ही नहीं। अब इसे बड़ा अजीब लगा कि भागा तो मैं था, तो क्रिस्टल कहाँ गई। अब ये क्रिस्टल को खोजने निकलता है, पूरे के पूरे दिन खोजता है, उसके दोस्तों से, उसके सगे संबंधियों से, जो कुछ उसकी बॉन्डिंग जहाँ जिससे जिससे थी वहाँ पे पूछताछ करता है। तो पूछताछ करने के बाद क्रिस्टल का एक नया एड्रेस मिलता है। अब बड़े असमंजस में पड़ते हुए आशीष क्रिस्टल के उस नए एड्रेस पे जाता है, तो देखता है कि जो क्रिस्टल है एक दूसरे लड़के के साथ वहाँ पे रह रही है। अब ये बात जब आशीष देखता है तो आशीष को बड़ा धक्का सा लगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ क्यों रह रही है। ये फ़ौरन क्रिस्टल को कहता है कि यहाँ से चलो, अपने घर चलो। क्रिस्टल कह रही थी कि जो तुम करके गए उसके बाद मैं लौट के नहीं आऊँगी। ये जिद करने लगता है, वो मना करती है, और इसी बीच जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उठता है। उठने के बाद इस आशीष को पीटने लगता है। आशीष बुरी तरह मार खाता है, मार खा के वापस आ जाता है। अब एक पत्नी उसके सामने कोई पराया मर्द इसे मार रहा है, पत्नी उसका साथ दे रही है। तो जो आशीष था, इसके गुस्से की जो आग थी वो 7वें आसमान पे थी। अब इसके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान आने के बाद ये फ़ौरन दोबारा जाता है, हाथ पैर जोड़ता है, मिन्नत करता है और कहता है कि अच्छा एक काम करो, 2-3 दिन हम लोग साथ से बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, इसके बाद जो कुछ डिसीजन होगा उस पर हम दोनों एग्री कर जाएंगे। क्रिस्टल भी अपने पति की बात मान जाती है, चूँकि भाई पहला प्यार था तो ज़्यादा इनकार नहीं करती। क्रिस्टल को अपने साथ लेता है और लेने के बाद किशनगढ़ के एक होटल जिसका नाम कैमन आयन, उस होटल में जाता है, एक रूम बुक करता है। होली का दिन था तो पूरे दिन ये लोग उसी कमरे में रहते हैं। क्रिस्टल से ये मान मनौवल करता है। क्रिस्टल इससे फिर झगड़ा करती, कहती कि तुम छोड़ के गए थे तो मैं लौट के तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ये शांत हो जाता है। अगले दिन 9 तारीख को ये फिर कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद फिर वो नहीं मानती, फिर ये शांत हो जाता है। इसके बाद ये मार्केट जाता है, एक बड़ा सा चाकू लेके आता है। आने के बाद 10 तारीख को सुबह सुबह, यानी कि आज से महज 3 दिन पहले सुबह सुबह, ये उस होटल में फिर से उसी कमरे में क्रिस्टल से कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। क्रिस्टल फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। ये चुपचाप से अपने चाकू को निकालता है, उसकी गर्दन पे चाकू लगा देता है। लगाने के बाद चाकू घुमा देता है, गर्दन कट जाती है। अब क्रिस्टल ज़मीन पे गिरी है, गिरने के बाद दर्द से तड़प रही है। लेकिन ये जो था अपने मोबाइल को निकालता है, इसकी आंखों में आंसू थे, उस मोबाइल के कैमरे को ऑन करता है, बाकायदा क्रिस्टल को किस करते हुए एक फ़ोटो और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और आई लव यू बोलते हुए इसकी गर्दन को अच्छे से काट देता है। अब क्रिस्टल ज़मीन पे गिरती है, गिरने के बाद तड़पने लगती है। अब इधर गर्लफ्रेंड तड़प रही है, इसके ऊपर उस गर्लफ्रेंड का खून गिर गया। ये अपने कपड़ों को उतारता है, वॉशरूम जाता है, बाकायदा नहाता है और तब तक नहाता है कितनी देर में जो क्रिस्टल है उसकी सांसें रुक जाए। यानी एक तरह से ये समय भी खराब नहीं करने देना चाह रहा था। अब क्रिस्टल इधर तड़प के मरती रहती है, ये नहाता रहता है। क्रिस्टल मर जाती है, ये नहा के बाहर निकलता है, कपड़े पहनता है, कपड़े पहन के नीचे जाता है काउंटर पे, कायदे से कहें तो जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे। रिसेप्शन पे ये जाता है, कहता है कि मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, अभी लौट के आऊँगा। रिसेप्शन वालों को क्या मतलब था कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद रिसेप्शन वाले काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, ये लौट के नहीं आता। मामला पुलिस में जाता है और इसे भी पता था कि अभी मामला पुलिस में जाएगा तो मैं फंस जाऊँगा, इसलिए सबसे पहले एक बार्बर शॉप पे जाता है। जाने के बाद अपनी दाढ़ी को, अपनी मूंछ को ट्रिम करवा लेता है। कायदे से इसकी फ़ोटो अगर आप देखेंगे तो बाकायदे लंबे बाल, दाढ़ी, मूंछ, ये सारी चीज़ें रखता था, लेकिन इसने अपने बालों को छोटे करवाए, अपने दाढ़ी मूंछ को ट्रिम करवाया। उसके बाद वहाँ से ये निकल जाता है मोहाली। मोहाली जाता है, मोहाली जाने के बाद ये लुधियाना जाता है। लेकिन इसके पास एक दिक्कत थी कि कहीं भी जाने के लिए इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इसके पास होने चाहिए थे, और इस बात की जानकारी क्राइम ब्रांच को भी थी कि ये लौट के अपने उस पिपली टाउन वाले घर पे ज़रूर आएगा। पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले इसके चारों तरफ नाकाबंदी करते हैं, इसको घेरने की कोशिश करते हैं, अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं, और फाइनली पिछले शुक्रवार को यानी कल जब ये आता है तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये सारी कहानी इसने सुनाई। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और एक मैम है संगीता वाजपेयी, हर वीडियो पे वो कमेंट करती हैं और उन्होंने एक तरह से कहा था कि आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है संगीता जी, जिस हिसाब से आप मेरा सपोर्ट करती हैं, मुझे समर्थन देती हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा वीडियो देखती हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। और एक भाई ने कहा था और बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि आप कहानी सुनाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो जीके संबंधित हो, कुछ ही अच्छी चीज़ संबंधी हो, आप ज़रूर पूछिए, उसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसका जवाब अगले दिन आप दीजिएगा, उससे थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान भी बढ़ेगा। तो इस बात को मानते हुए मैं आज का सवाल आपसे पूछता हूँ, और इस सवाल को मैंने एक बार और पूछा था कि जो नोकिया कंपनी है, कायदे से हमारे हिंदुस्तान की पहली मोबाइल जो हर हिंदुस्तानी के हाथ में पहुँची वो शायद नोकिया ही थी। तो जो नोकिया कंपनी है वो मोबाइल बनाने से पहले कुछ और भी बनाती थी, तो वो चीज़ क्या थी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस बारे में आपको पूरी जानकारी हो तो। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, और इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं कल कमेंट में ज़रूर लूँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।